हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक है वो मैंने लिया है ऑथर बाइजर से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो उसमें है इलेक्ट्रॉन वेव्स इन एटम एंड कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट। जो बुक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स 6th एडिशन, ऑथर बाइजर। टॉपिक है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट। इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली हमने लिया है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से जो टॉपिक है वो यहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और बोहर एटम से। इन दोनों टॉपिक से हमारा ये जो जो वीडियो है आज का वो कवर हुआ है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट जो है वो होती है एन लैम्डा इक्वल टू 2π/r(n). ठीक है। अब इसमें जो Rn है वो रेडियस है ऑर्बिट की। सपोज करें कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑर्बिट है, यहाँ पर ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। बेसिकली हम जो पिक्चर कंसिडर करते हैं वो हम हाइड्रोजन एटम की पिक्चर कंसिडर करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में एक प्रोटॉन होता है। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कंडीशंस हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्टेबली रिवॉल्व करेगा। सी फ्रेंड्स, स्टेबल का मतलब मैं यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगी कि स्टेबल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप किसी कार में बैठे हैं और आप चल चल रहे हैं, आपकी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है एंड आप एक ही पोजीशन में बैठे हैं, दैट मीन्स आप स्टेबल हैं। ठीक। लेकिन अगर आपके सामने कोई जर्क आ जाता है, मतलब कोई गड्ढा आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है, तो आप उससे अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब आप अपने पाथ से या अपने जैसे आप बैठे हैं उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, तो वो जो है वो अनस्टेबिलिटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते वक्त कितना स्टेबल है ये हमें बताती है कंडीशन ऑफ ऑर्बिट स्टेबिलिटी। आप थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको एंड तक पूरा बहुत शानदार समझ में आएगा ये टॉपिक, ये मेरी गारंटी है। सो अब इसको समझने के लिए, जो इतना ये पूरा है, इन सबको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हमने बेसिकली ये बताया है कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है। वेव के फॉर्म में रिवॉल्व करता है जिसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इक्वल टू h/mv से दी जाती है। और v की जो वैल्यू है वो है E/4πε0 ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी इसमें, पर बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये v की वैल्यू आई कहाँ से है। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल मोशन करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है, तब वो जो दोनों हैं वो किसी फोर्स से लिंक्ड होते हैं, फोर्स से बाउंड होते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाता है। ठीक, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक फोर्स जो है वो ये लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स Fe जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। सी, ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये प्रोटॉन है एंड ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू सिंपल है जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, 1/4πε0 Q²/r²। Q1 Q2/r² होता है, तो Q1 भी E है और Q2 भी E है, क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज E होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E होता है, तो ये हो जाएगा। अभी जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में स्टेबली रिवॉल्व कर पाता है। दैट मीन्स Fc इक्वल्स टू Fe, मतलब ये दोनों फोर्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं।
दैट मीन्स आप रखेंगे एफ सी इक्वल्स टू एफ ई, तो एफ सी की वैल्यू है एम वी स्क्वायर बाय आर और एफ ई की वैल्यू ये है। इसमें से जब आप एम वी स्क्वायर बाय आर का ये वी कैलकुलेट करेंगे तो ये वी निकल के आएगा क्या, ई अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, जो हमने अभी पीछे देखा था। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये जो है इसमें इस टॉपिक में ये कवर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट करता है तो ये सारे पैरामीटर्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब जब हम पीछे वाली स्लाइड में हमने बात की थी कि हमारा जो लैम्डा था वो लैम्डा क्या था, एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एंड पी की वैल्यू जब आपने रखी थी एम वी, तो एम वी जो है, अब इसमें जब आप वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं अब। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ये, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगी आपके पास लैम्डा की वैल्यू। ओके, ये लैम्डा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस लैम्डा की वैल्यू में देखिए, अब आप ये इस लैम्डा वाली वैल्यू से एक्चुअल जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आर जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से हमें क्या नहीं पता है, तो वो हमें ये नहीं पता है कि आर क्या होता है। ऑल राइट, तो आर जो है वो होता है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो हमें बोर ने सबसे पहले बताई थी वो ये है 5.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो 5.3 एंगस्ट्रॉम जो है वो है आर की वैल्यू। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 5.10⁻⁻11 मीटर फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ। हमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिल जाएगी इतनी 33 × 10⁻11। ठीक, अब ये जो वेवलेंथ है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इन्होंने, वो ये लिखी है द वेवलेंथ इज एग्जैक्टली सेम। क्या लाइन लिखी है, द वेवलेंथ इज एग्जैक्टली सेम एज द सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस है ये वेवलेंथ उसी के बराबर आती है। ठीक है, तो अब इससे मैं बताती हूँ आपको क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ये आप जो साइड में डायग्राम देख रहे हैं इससे आपको और क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि इससे क्या चीज़ निकल के आ रही है। सपोज करें कि आपने एक स्ट्रिंग ली, ये आपने एक स्ट्रिंग ली, अब इसमें आपने एक इसको यहाँ से आपने यहाँ से पकड़ा और आपने इसको नीचे स्ट्रेच किया और आपने छोड़ दिया। ठीक, जब आप इस स्ट्रिंग को नीचे स्ट्रेच करेंगे, जब आप इस स्ट्रिंग को नीचे स्ट्रेच करेंगे तो इसमें वेव फॉर्म हो जाएगी। हमने माना कि कोई एक वेव फॉर्म हुई है, ठीक है, जिसको शो कर रहा है ये फिगर 1, ये कोई एक वेव फॉर्म हुई है। ठीक, अब आपने इसका एक एंड पॉइंट ये लिया, एक एंड पॉइंट ये लिया, इन दोनों एंड पॉइंट को आप नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। सी बेसिकली आप इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको कर्व कर रहे हैं। तो ये कर्व हो गए इस फॉर्म में जो आपको फिगर सेकंड बता रहा है, ये इस फॉर्म में आपका फिगर क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको और कर्व कर रहे हैं। जब आप इसको और फर्दर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये और कर्व हो जाएगा। जब आप इसको और फोर्स लगाएंगे तो ये और पूरा कर्व हो जाएगा, जो कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हो क्या रहा है कि जो वेवलेंथ जो थी पहले, जो इतने पार्ट में स्प्रेड थी, वो अब इस पूरे सर्कल में देखिए कैसे स्प्रेड हो गई है, ये इस टाइप से स्प्रेड हो गई है सर्कल में। इसको और बेटर तरीके से देखिए, यहाँ पर बताती हूँ मैं नेक्स्ट फिगर में, बट आप इसका कैप्शन पढ़िए क्या लिखा है, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेव ज्वाइंड ऑन इटसेल्फ। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट शो कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेव भी ज्वाइंड है,
तब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसी उसमें जॉइंड है। इस तो ये देखिए, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो लैम्डा की वैल्यू, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है, यही इस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है। क्लियरली यहाँ से शो हो ही रहा है कि ऑर्बिट का सरकमफेरेंस क्या है। ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग है पूरी, यही तो बाद में पूरी सर्कल हुई है, तो ये सरकमफेरेंस है, और यही क्या कहलाई है, इसकी वेवलेंथ कहलाई है। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ भी इस ऑर्बिट में क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट, मतलब और इंटरेस्टिंग इसका वो है फील्ड। ये मैंने एक पूरा इसका कंप्लीट डायग्राम दिया है। आई एम सॉरी, मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर दिया, मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट आई फॉरगेट। सो ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये पूरा जो एक सरकमफेरेंस है, ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी ही सरकमफेरेंस बनाई है। और ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, देखिए ये भी इस पे शो करी है। ये जो एक लाइन, जो दो तीन लाइंस दिख रही है ना, इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी उन्होंने शो करी है। देख लीजिए आप, इस इसमें आप इस जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, देखिए ये फॉलो हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉलो हो रही है, ये। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर, और यहाँ पर ये नीचे वाली वेवलेंथ ये फॉलो हो रही है। और ये सेम सेम उसी प्रकार से डॉट वाला जो है, ये भी फॉलो हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जब आप दो पोल्स के बीच में आप वेवलेंथ बांध देते हैं, तो यहाँ से जब वेव जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ये वही चीज़ है कि वो जो वेव है, ये स्टैंडिंग वेव की तरह एक्ट कर रही है। स्टैंडिंग वेव मतलब जो रिटर्न होके आ जाए वापस, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें। अब देखिए, अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक ऑर्बिट में एक ही डी ब्रोगली वेवलेंथ हो, ये भी हो सकता है कि उस ऑर्बिट में दो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो। तो देखिए कैसे, ये आपका है ऑर्बिट, ठीक, ये जो है ये आपका ऑर्बिट है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ है। ये देखिए, ये स्टार्ट हुई है यहाँ से, ये एक वेवलेंथ स्टार्ट हुई है, फिर ये गई नीचे, ये दूसरी वेव, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। फिर स्टार्ट हुआ क्रेस्ट, और फिर स्टार्ट हुआ ट्रफ। ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। आपको समझ में आया होगा आई होप। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो मेन सर्कल है वो ये है, सॉरी, मेन सर्कल जो है वो ये है, ये आपका मेन सर्कल है। ऑल राइट, अब जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ये है, ये यहाँ से आई, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट बना ऊपर से, और फिर नीचे ट्रफ बना। ओके, और ये जो डॉटेड लाइन शो हुई है, ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है। तो इसका मतलब है कि एक पूरे सरकमफेरेंस में, समझ रहे हैं आप, एक पूरे सरकमफेरेंस में कितनी वेवलेंथ आ गई, दो वेवलेंथ आ गई। ओके, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है, ये जो सरकमफेरेंस शो किया है, अब आप इसमें गिनिए, काउंट करिए कितनी वेवलेंथ आती है। ओके, तो ये आपका जो है ये पूरा सर्कल है, ठीक, ये वाला। अब इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कहाँ से आ रही है, तो इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है अगर हम बनाए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर ये है सेकेंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर ये है थर्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये है फोर्थ डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब पूरे सरकमफेरेंस में कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, 4 डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ओके, तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है ये फिनोमेना कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेव फॉर्म हो रही है, मतलब वेव फॉर्म भी हो रहा है। और इसका प्रूफ जो है वो किससे मिला है, हमें किससे मिला है, हमें इस कंडीशन से मिला है कि जो हमने लैम्डा निकाला है वो 2πr के बराबर है। देखिए, जो हमने 2πr निकाला और जो हमने लैम्डा निकाला, वो दोनों क्या आए, बराबर आए। तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था कि स्टेबल कैसे होगा ऑर्बिट। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया। हाँ, यहाँ भी देख लीजिए, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें भी बेसिकली यही बताया गया है कि इस पूरे में कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है।
तो इस पूरे में भी कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है, 8 आ रही है। इसकी लेबलिंग पढ़ लीजिए एक बारी। सम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वायर, इन ईच केस अ होल नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ लूप। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने यूज किया है, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ। समझ रहे हैं आप, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या हो रहा है, यानी जितनी भी जो वेव्स आएंगी इसके अंदर, ये सारी आप देख रहे हैं, कोई सी भी वेव इसमें से कटी नहीं है। मतलब कोई भी वेव इसमें से कटी नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आपका सरकमफेरेंस है तो एक वेवलेंथ ऐसी आ रही है तो दूसरी वेवलेंथ यहाँ से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सारी जो वेवलेंथ्स हैं वो कैसी हैं, कंटिन्यूस हैं, मतलब पूरी एक दूसरे से लिंक आ रही है। ठीक है, ऐसी कंटिन्यूस आ रही है, कहीं भी कटा पिटा नहीं है। एक बार और देख लीजिए, नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पर, जैसे ये दिखाया ना इन्होंने, ये कटी हुई वेवलेंथ है, मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रही है। तो इसका मतलब है अ फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वेवलेंथ कैन नॉट परसिस्ट बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल ऑकर। इसका मतलब ये है कि ये जो कटी हुई वेवलेंथ है, ये जो है ये कहीं से कहीं तक सरवाइव नहीं करेगा। ये वेवलेंथ जो है ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमें देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो सेम वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो, जब वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वेव बनाई मैंने, चलिए मान लीजिए ये सेकंड वेव बनाई मैंने। ठीक है, ये सेकंड वेव बनाई, मान लीजिए ये 3 वेव्स बना दी मैंने। अब इन तीनों का जो सुपरपोजिशन मुझे मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, तो ये मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ तो एक वेव मेरी ये है, ठीक, और दूसरी वेव जो आ रही है वो मेरी ऐसी आ रही है, ये ऐसी आ गई। मतलब हुआ क्या कि इस वेव का क्रस्ट तो इस वेव का, मतलब इस वेव का क्रस्ट तो इसका ट्रफ आ गया, इसका क्रेस्ट आ गया तो इसका ट्रफ आ गया, मतलब ये दोनों इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएंगी तो हमें ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी। ज़ीरो इंटेंसिटी मिलेगी मतलब अगर इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई तो कोई वेव ही नहीं होगी। सी, बहुत ही कॉमन सी बात है कि वेव क्या होती है, वेव होता है बेसिकली डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब अगर आपने ये कोई मीडियम है इसको परटर्ब्ड कर दिया तो यहाँ से वेव्स फॉर्म हो जाएंगी, वेव्स फॉर्म हो जाएंगी। और अगर वेव्स ही नहीं बन रही है, अगर सिंपल आपको कुछ भी नहीं, लाइट ही नहीं मिल रही है, नो लाइट मिल रही है, अगर आपको कोई भी लाइट नहीं मिल रही है तो कोई वेवलेंथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वहाँ पर। सिंपल सी बात है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हम जानते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पर कोई भी जो लाइट है वो हमें नहीं मिलती, हमें ज़ीरो इंटेंसिटी मिलती है। ये हमने पढ़ा था कौन से एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है तब हमने ये पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कोई भी लाइट नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट। देखिए इसमें लिखा भी है यहाँ पर साइड में, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया था इन लोगों ने। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। The destructive interference will occur as the wave travel around the loop and the vibrations will die out rapidly। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वेव जब लूप में ट्रैवल करेगी, वेव जब ट्रैवल करेगी तो उसके वाइब्रेशंस डाई आउट, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वेव लूप में ट्रैवल कर रही है तो जो वाइब्रेशंस हैं वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब वहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी, और अगर वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो डी ब्रोगली वेव्स वहाँ फॉर्म ही नहीं होंगी और ना ही वो ऑर्बिट जो है वो सस्टेन रह पाएगा। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि इसके आगे क्या है। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन सर्कल अ न्यूक्लियस ओनली इफ इट्स ऑर्बिट कंटेन एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए कितनी शानदार बात लिखी है कि एक इलेक्ट्रॉन तभी न्यूक्लियस के ऑर्बिट में सर्कल करेगा अगर उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंस होंगे, मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंस होना चाहिए तभी वो सर्कल करेगा। जैसा कि हमने ये जो साइड में फिगर्स बनाए थे, ये फिगर्स देखे थे, इसमें देखा था। ठीक है,
अब आगे देखिए, द स्टेटमेंट कंबाइंस, ये स्टेटमेंट क्या बताता है? दिस स्टेटमेंट कंबाइंस बोथ द पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को बताता है। और वो दोनों चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी नीडेड टू बैलेंस द पुल ऑफ न्यूक्लियस। This statement combines both the particle and wave characters of electrons since the electron wavelength depends upon orbital velocity which needed to balance the pull of nucleus। और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वही रिक्वायर्ड होती है कि जो कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखती है, ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं हम हमारी कंडीशन पर वापस से। अब आपको एक कंडीशन समझ में आ गई होगी कि हमने जो ये एन लेमडा इक्वल टू 2πr n लिखा है ये क्यों लिखा है। इसका मतलब है कि लेमडा जो है वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि या तो एक वेवलेंथ हो या दो वेवलेंथ हो या तीन हो। हम ये नहीं बोल सकते कि 1.4 वेवलेंथ हो, 1.9 वेवलेंथ हो या 4.9 वेवलेंथ हो। हम ऐसा नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, दो या तीन, क्योंकि वैल्यू आई उसके इक्वल रही ना। जब हम 1.33 मीटर निकाला था लेमडा की वैल्यू, और सरकमफेरेंस भी वही निकाला था, तो उसमें भी ये बात प्रूव हो रही थी। और फिजिक्स वाइज भी हमने देख लिया कि जब ऑर्बिट में सर्कल करेंगे तो इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है। तो आई होप आपको उसमें कोई डाउट ना रहा हो। अगर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि क्या करा है इन्होंने। जो लैम्डा की वैल्यू आपको याद है हमने पहले फाइंड करी थी, उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये यहाँ पर। और 2πr n दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर rn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक rn से एक rn कैंसिल हो जाएगा तो एक rn बचेगा। तो इस r की जो वैल्यू है वो जब यहाँ से सॉल्व करके निकालिए तो वो सॉल्व करके क्या निकल जाएगी? ये निकल जाएगी r की वैल्यू। अब इसमें भी आप जैसे जैसे n की वैल्यू रखते जाएंगे आपको ऑर्बिट का रेडियस मिलता जाएगा। देखा कितना सिंपल हो गई ये सारी चीज़ें, कि जब आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्बिट्स मिलते जाएंगे, ऑर्बिट की रेडियस मिलती जाएगी। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रेडियस जो है वो मिल जाएगी। अगर सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एन की वैल्यू आप 2 रख दीजिए। अगर थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो एन की वैल्यू आप 3 रख दीजिए यहाँ से। तो आपके यहाँ पर ऑर्बिट्स मिलते जाएंगे। एंड आपको बाकी चीज़ें तो पता ही है, एच स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, पाई एम ई, ये तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे अगर आप एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको मिल जाएगी रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट की रेडियस को ही क्या कहते हैं? बोर रेडियस कहलाती है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है वो बोर रेडियस कहलाती है। अब एन बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिल जाएगा R1, जो कि इतना होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी तो n वाला फैक्टर हट जाएगा, मतलब बचा हुआ ये। तो इस पूरे की वैल्यू आपको क्या मिली? ये, ठीक है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। n की वैल्यू 1 रखी तो इस पूरे की वैल्यू आपको क्या मिली? ये। अब इस पूरे की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए और n स्क्वायर अलग से लगा दीजिए तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। आपको मिल जाएगा फिर क्या? Rn इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। मतलब अब अगर आप n की वैल्यू रखते जाएंगे कि n बराबर 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 2 तो सेकेंड ऑर्बिट, n बराबर 3 तो थर्ड ऑर्बिट, एंड सो ऑन। तो आपको रेडियस मिल गई सारी। ये था इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लेक्चर में कोई भी मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड क्या सही होना चाहिए वो ज़रूर बताएं। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो वीडियो के साइड में जो 3 डॉट्स दे रखे हैं ऊपर की साइड, उसमें क्लिक करके प्लेबैक स्पीड होती है उसको आप कम कर सकते हैं। नॉर्मल से ऊपर ले जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। आपको इजीली, मतलब थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक दो बार और देखिए। ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत बड़ा है अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो। और अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मोटिवेट करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।